और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और ये बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से। भारत जोड़ो यात्रा पर ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी का स्वागत करेगी राष्ट्रीय लोकदल, आरएलडी के नेता और कार्यकर्ता स्वागत करेंगे। बागपत और शामली में यात्रा का यह भव्य स्वागत होगा। जयंत चौधरी ने राहुल के स्वागत के निर्देश दे दिए हैं। पश्चिम की राजनीति में नए समीकरण के ये संकेत सीधे सीधे मिल रहे हैं। देखिए, इस यात्रा का स्वागत जयंत चौधरी ने राहुल गांधी के स्वागत के बाकायदा निर्देश तक दे दिए हैं। और पश्चिम की राजनीति में नए समीकरण के संकेत के तौर पर इसको देखा जा रहा है। यह जयंत सिंह ने यह ट्वीट बाकायदा किया है और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि तब कर ही धरती से बनी है। यह ट्वीट उन्होंने किया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बागपत और शामली में यात्रा का भव्य स्वागत होगा। तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। जयंत चौधरी ने राहुल के स्वागत के बाकायदा निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जैसे ये यात्रा यहां पहुंचेगी इसका भव्य स्वागत होना चाहिए। और चलिए इस वक्त एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। इस वक्त एक और ये बड़ी खबर गाजियाबाद से सामने आ रही है। भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी वापस दिल्ली लौटे हैं। फिलहाल जो खबर सामने आ रही है, खजूरी पुश्ता रोड से दिल्ली की वापसी और कल सुबह बागपत में वो इस यात्रा को ज्वाइन करेंगे। तो फिलहाल कल बागपत से ज्वाइन करेंगे राहुल गांधी इस यात्रा को। भारत जोड़ो यात्रा से राहुल जो है वो वापस दिल्ली लौटे हैं राहुल गांधी, और खजूरी पुश्ता रोड से दिल्ली की वापसी उन्होंने की है। और कल सुबह बागपत से इस यात्रा की वो शुरुआत करेंगे, यानी कि बागपत से वो ज्वाइन करेंगे इस यात्रा को। तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी पूजा मोहन पांडे इस वक्त ग्राउंड जीरो से सीधा लाइव बनी है। पूजा, जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा या फिर ये कहें कि कांग्रेस का जो कदम ताल है वो उत्तर प्रदेश में भी एंट्री कर चुकी है, भव्य स्वागत की तैयारियां जगह जगह चल रही हैं और कुछ और ही समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। जितने भी दल हैं वो इसका भव्य स्वागत करने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल सचिन, तमाम दल जो हैं वो राहुल गांधी का स्वागत कर रहे हैं। और दूसरा विषय ये भी है, हमें ये समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से ये यात्रा आगे बढ़ी, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के बाद यात्रा के कलेवर चेंज हो चुके हैं। यानी कि जो स्वागत का तरीका है, जो यात्रा का तरीका है, वो थोड़ा सा बदला है। लेकिन इस बीच तमाम दर्शकों को अपडेट अभी आपने भी दी, अभी मैं भी अपडेट दे रही हूँ कि राहुल गांधी वापस दिल्ली लौट गए हैं। खजूरी पुश्ता रोड से वो वापस लौटे हैं और कल बागपत से ज्वाइन करेंगे। इस रैली को आगे बढ़ाएंगे, इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और ये यात्रा बागपत से आगे शामली कैराना पे जाकर के खत्म होगी। 130 किलोमीटर की यात्रा है। फिलहाल राहुल गांधी दिल्ली वापस लौटे हैं। सचिन जी बिल्कुल पूजा, लेकिन खबर यह भी है कि राहुल गांधी भले ही दिल्ली वो लौटे हैं लेकिन कल बागपत से वो इस यात्रा को फिर से ज्वाइन करेंगे। लेकिन अब तक किस तरीके का रिस्पांस देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमने ऑल ओवर इस यात्रा को देखा है, जितनी भी स्टेट से होकर गुजरी है बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, कदम से कदम मिलाकर सब साथ चले हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, यहां पर किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस है और ग्राउंड पर इस तरह की तपिश, इस तरह का जुनून मैंने ग्राउंड पर बहुत रिपोर्टिंग करी है सचिन, और इतनी तपिश या तो फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान महसूस हो सकती थी या तो फिर इस समय भारत जोड़ो यात्रा के समय महसूस हो पा रही है। हो सकता है कि पश्चिमांचल में ये इस वजह से हो क्योंकि किसानों का समर्थन राहुल गांधी को और कांग्रेस दोनों को ही मिल गया है। राकेश टिकैत ने सीधे तौर पर समर्थन का ऐलान कर दिया, हालांकि विपक्षी दलों ने अभी समर्थन का ऐलान नहीं किया है। शुभकामनाएं जरूर दी हैं लेकिन समर्थन में आकर के साथ में वो चले नहीं हैं, खड़े नहीं हुए हैं। यहाँ पर हमारे साथ में कुछ लोग हैं, इनसे मैं बातचीत करूंगी, इनका क्या कुछ सोचना है। उत्तर प्रदेश में यात्रा आज प्रवेश कर गई है, राहुल गांधी ने प्रवेश कर लिया है। उत्तर प्रदेश में आप कांग्रेस की क्या कुछ आकांक्षाएं, उम्मीदें किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, जैसे ये जन विरोधी लड़ाई लड़ रहे हैं बीजेपी वाले और व्यापारी, किसान, मजदूर का इतना उत्पीड़न इस सरकार में हुआ है कि वो एक जन आक्रोश के रूप में आपके सामने था। आप लोगों ने देखा कि जनता किस कदर जो है इनसे जो आहत हो चुकी है, निराश हो चुकी है, और इसके खिलाफ जनता एक मत होकर अगली आने वाली 2024 में इसे बीजेपी को उखाड़ फेंकने का कार्य करेंगे हम लोग, और ईश्वर हम इसमें हमारी मदद। लेकिन उन लोगों में क्या आक्रोश नहीं होगा जो राहुल गांधी का इंतजार इन तमाम रास्तों में कर रहे थे? अभी मैंने बहुत लोगों को ऐसे देखा, हमसे बहुत लोग रास्ते में पूछते हुए आए कि राहुल गांधी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और राहुल गांधी आधे रास्ते से ही बैक टू पवेलियन हो गए। उस यात्रा की एक लिमिट है ना,
वहाँ लिमिट पर जाकर वो खत्म कर देते हैं, फिर अगले दिन से स्टार्ट करते हैं वहाँ से। तो ये प्रोसीजर चल रहा है, पीछे पीछे से यही चल तो रहा है। फिर इस तरह का रोड मैप क्यों डिसाइड किया गया? कल से होगी ना यात्रा वहीं से शुरू, जहाँ आज एंड हुआ वहाँ से कल शुरू करेंगे ये लोग। नहीं, बागपत से कल ज्वाइन करेंगे, खजूरी पे खत्म किया है, बागपत से ज्वाइन करेंगे। तो खजूरी तक तो था, आज आगे की परमिशन नहीं होगी, शायद परमिशन न दी हो, यही हो सकता है, वरना तो पहले चल ही रहे हैं। वो रास्ते वजह नहीं हो सकते। जो व्यक्ति कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर जाने का संघर्ष कर रहा है, उसके लिए 2-4 किलोमीटर क्या मायने रखते हैं? तो ऐसा हो सकता है कि व्यवधान जो है कानूनी प्रशासनिक मंजूरी न दी हो, यही बात हो सकती है। तो सचिन, देख रहे हैं आप, ये तमाम समर्थक हैं कांग्रेस के, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ग्राउंड जीरो पर इस तरह का जुनून पहले कभी उन्होंने महसूस नहीं किया और राहुल गांधी भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और अक्सर राहुल गांधी से जब बातचीत भी होती है तो वो ये बात कहते नजर आते हैं कि नफरत के बाजार में मैं मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं और वही कर रहा हूं। बिल्कुल पूजा, लेकिन यात्रा का जो रोड मैप है वो कांग्रेस ने अपने हिसाब से डिसाइड किया होगा, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बिल्कुल सुस्त पड़ी है वो कितनी एक्टिव अब इसके बाद होगी? थोड़ा ये भी क्वेश्चन उनसे पुटअप कीजिए कि कितनी एनर्जी मिलने वाली है इस यात्रा से। देखिए सचिन, सवाल 2024 का नहीं है, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, ग्राउंड जीरो की हलचल को महसूस कर पा रही हूँ, सवाल 2024 का है ही नहीं। हो सकता है कांग्रेस से राजनेताओं ने, हो सकता है विपक्षियों ने जितनी उम्मीदें कर रखी हैं उससे अच्छा वो प्रदर्शन कर जाए, लेकिन सवाल 2024 का यहाँ पर है ही नहीं। मौजूदा लड़ाई कांग्रेस के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है और उस अस्तित्व को बचाने का जो संदेश है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से ही मिलने लगे थे। और राहुल गांधी ने जो कन्याकुमारी से लेकर के श्रीनगर तक की यात्रा शुरू करी है, ये अपने आप में कुछ ना कुछ तो असर दिखाएगी। अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात कर लूं तो ये उत्तर प्रदेश में जो यात्रा है, देखिए 3 लोकसभा क्षेत्र और 11 विधानसभाओं से होकर के जाएगी। 130 किलोमीटर की यात्रा है और जाटलैंड को सीधे तौर पर छूती हुई जाएगी ये यात्रा। पश्चिमांचल पूरा टच हो रहा है, यानी कि सीधे तौर पर देखिए कि पश्चिम में कांग्रेस की जो सिचुएशन थी उससे उबारने की कोशिश राहुल गांधी जरूर करते नजर आएंगे। बिल्कुल पूजा, लेकिन इससे पहले भी हमने देखा है जो बाकी के चुनाव रहे हैं कि जैसे आप कह रहे हैं कि 24 का तो कोई मतलब नहीं है, अभी तो खुद कांग्रेस को एकजुट होना या विपक्षी पार्टियों को एकजुट होना ये सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन हमने देखा है कि जैसे एकजुटता नजर आती है, सिर्फ मकसद यही है कि देखिए अभी वो अब जो आपके साथ खड़े थे वो बता रहे थे कि जो बीजेपी है उसको यहां से बाहर करना है, मकसद ये उनका माइंडसेट है। लेकिन क्या आपको लगता है कि चुनाव के वक्त एकजुट हो जाना, उसके बाद फिर सब बिखर जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा चैलेंज है कांग्रेस के सामने और सही सवाल पूछ रहे हैं आप सचिन। और ये सवाल सिर्फ हमारे या आपके सामने नहीं है, बल्कि ये पूरी कांग्रेस के सामने सवाल है कि ग्राउंड जीरो पर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, तमाम जो राजनेता हैं वो भरपूर प्रयास कर लें, लेकिन ग्राउंड पर स्टेट में अपने नेताओं को वो कैसे एकजुट रखेंगे, कैसे तिनका तिनका जोड़ा जाएगा, इस पर सबकी निगाह रहेगी। क्योंकि राहुल गांधी का जो करिश्मा रहता है, या यूं कहें कि जो उनके प्रभाव में लोग जनसैलाब बनकर के उमड़ते हैं, वो वोटों में तब्दील नहीं हो पाते। ये बहुत बड़ा चैलेंज राहुल गांधी के सामने 2024 में भी रहेगा, आगामी परिस्थितियों में भी रहेगा। और देखना ये होगा कि ये यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, इस मिथक को कितना ज्यादा ब्रेक डाउन कर पाएगी आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले इलेक्शंस में। हालांकि इसका रिजल्ट अभी हिमाचल में दिखा है, अब आगे कितना दिखेगा ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल पूजा, लेकिन राहुल गांधी की अगर हम बात करें, अब तक जो उनकी एक छवि थी, हालांकि अब जिस तरह से वो यात्रा कर रहे हैं उनकी छवि भी बदल रही है, उनका लुक भी बदल रहा है। यानी कि अब लोगों का जो उनकी तरफ एक अट्रैक्शन है, वो तस्वीरें हमने देखी हैं कि वो बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। तो इसका आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं एक बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। बिल्कुल बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा सचिन, क्योंकि मैं एक वाकया आपको बताती हूँ। राहुल गांधी अभी हाल ही में यहाँ पर निकल रहे थे रास्ते में और उनसे बहुत दूर से किसी ने आवाज लगाई, पूछा कि राहुल जी ये टी शर्ट कितने दिनों तक चलेगी? तो उन्होंने कहा जब तक चलेगी तब तक चलेगी। यानी कि वो सिंप्लिसिटी धारण कर ली है और कह सकते हैं कि थोड़ा सा चेंज, या यात्रा खत्म होते होते बहुत ज्यादा चेंज हमें नजर आए। और राहुल गांधी, ये तो तय है कि तमाम धारणाओं को तोड़ने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी
तमाम लोगों के मन में जो मिथक बैठा दिया गया है, जो मिथक बैठ गया है, उसको ब्रेक डाउन करने का काम कर रहे हैं। कितने सफल होंगे, कितने नहीं होंगे, ये देखने वाली बात होगी। लोग कितना इस राहुल गांधी को स्वीकार कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, राहुल गांधी प्रयास कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, राहुल गांधी प्रयास कर रहे हैं और वो तस्वीरों में नजर भी आ रहा है। ठीक है पूजा, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और सीएम योगी ने आज एक अहम बैठक बुलाई है, जिसमें सड़क सुरक्षा को लेकर यह बैठक की जाएगी और बैठक में प्रमुख सचिव, डीजीपी सहित प्रदेश के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। सीएम योगी कानून व्यवस्था के साथ ही अधिकारियों के साथ इस पर विचार विमर्श और मंथन इस पर किया जाएगा। और वही निषाद पार्टी का 10 संकल्प दिवस कार्यक्रम 13 जनवरी को गुरु गोरखनाथ की पावन भूमि पर यह प्रस्तावित है और इसी को लेकर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। साथ ही निषाद पार्टी के कार्यक्रम में आने के लिए आमंत्रित किया है। संजय निषाद ने कहा कि सीएम ने पार्टी के कार्यक्रम में आने के लिए अपनी सहमति दे दी है। वहीं निषाद ने यह भी कहा कि निषाद राज की जयंती को लेकर पार्टी ने पूरी तैयारियां कर ली है। और वहीं सपा ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा है। सपा प्रवक्ता अमित जामई ने कहा है कि केंद्र की बीजेपी सरकार अल्पसंख्यक विरोधी के साथ ही उन्होंने हल्द्वानी में रेलवे भूमि से हटाए जा रहे लोगों को लेकर कहा है कि हल्द्वानी में हजारों परिवार को बेघर कर जरूर किसी कॉरपोरेट को जमीन नीलाम करने की यह कोशिश होगी और इसीलिए सरकार गरीबों को हटा रही है। नरेंद्र मोदी के रूल में इस देश के अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं हैं, ये आज पूरे देश ने देख लिया। चाहे पालिताना गुजरात की वो घटना जहां पे जैन समुदाय की पूजा स्थल पे जो वहां पे दंगे फसाद की सिचुएशन बनी, जो वहां पे हिंसा की झड़प हुई, जिसको लेकर जैन समुदाय ने अहमदाबाद से लेकर महाराष्ट्र में, दिल्ली में लाखों लाख जैन समुदाय आज सड़क पर है। समाजवादी पार्टी ये कहना चाहती है कि गुजरात में जो भी कल्प्रिट हैं, उनके पीछे जो ताकतें हैं, उनको अरेस्ट किया जाए। और हल्द्वानी में क्या हुआ कि हजारों हजार लोगों को इस कड़ाकी ठंड में, बच्चों को, बूढ़ों को, माओ को, औरतों को सड़क पे सरकार ने उतार दिया कि आपका जो घर है वो अनऑथराइज है, जबकि वो दशकों से वहां पे रह रहे हैं। और वे यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ल ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस को मनाए जाने के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में चुनाव में मतदान प्रतिशत को कैसे बढ़ाया जाए और इसके लिए प्रभावी कदम क्या कुछ होंगे, इसको लेकर यह चर्चा हुई है। साथ ही यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने कहा कि मतदाताओं को उनके मताधिकार के लिए जागरूक करने की जरूरत है। और वहीं झांसी में समाजवादी पार्टी से गरोठा के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव की आज लगभग 237 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर दिया गया है। दीप नारायण सिंह यादव कुख्यात अपराधी लेखराज को पुलिस अभिरक्षा से छुड़ाने की कोशिश करने के जुर्म में 3 महीने से जेल में वो बंद हैं। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि दीप नारायण यादव इससे पहले लगभग 400 करोड़ की संपत्ति कुर्क उनकी की जा चुकी है। समाजवादी पार्टी से गरोठा के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव, जिनकी आज संपत्ति कुर्क की जा रही है। झांसी का पुलिस बल, तमाम पुलिस की गाड़ियां संपत्ति कुर्क करने के लिए आई हैं। लगभग 237 करोड़ की संपत्ति आज इनकी कुर्क किए जाना है। इससे पहले 400 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है, जिसमें आज इनकी आवासीय कोठी पर कुर्की की कार्रवाई चल रही है। इसमें पुलिस बल आया हुआ है, कुर्की की कार्रवाई चल रही है। इसके बाद मून सिटी जो कि इनका एक बड़ा प्रोजेक्ट है, जहां पर इन्होंने काफी फ्लैट बनाए हुए हैं। उसमें से जो फ्लैट बिक चुके हैं, उसके अलावा जो फ्लैट अभी इनके नाम है, जो संपत्ति इनके नाम है, वो आज कुर्क कर दी जाएगी। और बरुआ सागर में जितनी इनकी जमीन पड़ी हुई है, फ्लैट पड़े हुए हैं, वो कुर्क किए जाएंगे। और भारत को इस बार G20 की मेजबानी ये मिल गई है, जिसके चलते आगरा में भी G20 की कुछ बैठकें संपन्न होनी है। G20 की बैठक में G20 में शामिल देश के प्रतिनिधि के रूप में विदेशी मेहमान इसमें शिरकत करेंगे। और ऐसे में आगरा में व्याप्त अव्यवस्थाओं की वजह से ये छवि धूमिल ना हो जाए, इसको लेकर स्थानीय प्रशासन मुस्तैद भी नजर आ रहा है। G20 की बैठक को लेकर आगरा शहर के साथ साथ VIP रूट को स्वच्छ, बेहतर और सुंदर बनाने की कवायद यहां पर की जा रही है। मंगलवार को मंडलायुक्त अमित गुप्ता, पुलिस कमिश्नर प्रतिंदर सिंह और जिलाधिकारी नवनीत चहल, नगर आयुक्त निखिल टीकाराम, तमाम जो अधिकारी थे
वो वीआईपी रूट का निरीक्षण करने के लिए यहां पर वो पहुंचे और उन्होंने निरीक्षण भी किया। देखिए, G20 सम्मेलन हमारे देश में हो रहे हैं जगह जगह, उसी क्रम में आगरा में भी फरवरी के द्वितीय सप्ताह में एम्पावर इंसेप्शन मीटिंग होना है। इसके अलावा माह सितंबर में भी मिनिस्ट्रियल ग्रुप की मीटिंग होना है। तो उसी के संबंध में जो व्यवस्थाएं तैयारियां हैं उसके लिए, जिससे जो हमारे अतिथि आ रहे हैं उनका अनुभव है अच्छा रहे और हमारे देश में जो अच्छे अच्छे काम हुए उनके सामने प्रदर्शित किए जा सकें, उसी के संबंध में सभी विभाग, सभी अधिकारी हम लोग यहाँ भ्रमण कर रहे हैं और जिससे कि समय से सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित। देखिए, G20 का समिट अभी होने वाला है और हमारे विभिन्न शहरों में, 4 शहरों में, हमारे प्रदेश में भी जगह जगह अलग अलग मीटिंग्स हैं और सेकंड फेज़ में भी अलग अलग जगह पे मीटिंग्स होंगी। उसी को लेके आज हम सभी अधिकारी, कमिश्नर, मैं और डीएम साहब और बाकी हमारे म्यूनिसिपल कमिश्नर और एडीए के भी ऑफिसर, सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और वहीं ताज नगरी आगरा में अखिल भारत हिंदू महासभा ने आज पुरातत्व विभाग कार्यालय पहुंचकर पुरातत्व अधीक्षक को ज्ञापन के माध्यम से नोटिस सौंपा है। वहीं अखिल भारत हिंदू महासभा के युवा प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेश भदौरिया ने कहा है कि हमने आरटीआई के माध्यम से एएसआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ताजमहल में जो नवाज हो रही है वो किसी आदेश से हो रही है क्या, और इसी मुगल शासन के आदेश से या ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर ब्रिटिश के ऑर्डर से या फिर भारत सरकार के आदेश थे, किस आदेश से नमाज अता यहां पर की जाती है। और इसके जवाब में हमें आरटीआई में लिखकर हमें भेजा गया है और ऐसा हमारे पास कोई आदेश मौजूद नहीं है। तो इसी को लेकर आज हमने बाई हैंड एक नोटिस भी दिया है। हमने एक आरटीआई लगाई थी एएसआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, उसमें ये पूछा था जो ताजमहल के अंदर जो नमाज हो रही है किसी मुगल शासक के आदेश से या ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ऑर्डर के आदेश से या भारत सरकार के किस आदेश से हो रही है। तो उसके जवाब में ये कहा गया कि ऐसा कोई भी आदेश हमारे पास मौजूद नहीं है। तो हमने इनको ये बाई हैंड एक ज्ञापन के माध्यम से नोटिस दिया और इनसे कहा इस नमाज को बंद करें। साथ ही हमें जो शिवरात्रि हमारा पावन पर्व आता है उस पर हमें तेजो महालय के अंदर जलाभिषेक करने की अनुमति दी है। इस संदर्भ में ये ज्ञापन और नोटिस दोनों साथ साथ दिए गए। अच्छा, कौन से वाले की बात कर रहे हैं आप? शुक्रवार को नमाज होती है या फिर ताजमहल के अंदर जो भी नमाज होती है, चाहे वो शुक्र को हो या उर्स हो, वो सारी बिना किसी आदेश के हो रही है, वो इलीगल एक्टिविटीज है। एक तरफ आप कहते हैं ये पब्लिक ये प्रोटेक्टिव मोनूमेंट है और इसको एएसआई ऑपरेट करती है, तो इसके संदर्भ में कोई भी भारत सरकार का कोई भी आदेश नहीं है। तो ये नमाज किसकी अनुमति से हो रही है, इसको बंद किया जाए, अन्यथा की स्थिति में हिंदू महासभा न्यायालय में जाने के लिए बाध्य होगा। और वे जम्मू कश्मीर के राजौरी में हिंदुओं के साथ रविवार को हुई घटना और हत्या के विरोध में अलीगढ़ करनी सेना के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय तक विरोध प्रदर्शन किया और पैदल मार्च भी निकाला है। करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ज्ञानेंद्र चौहान इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं और इस दौरान करनी सेना के पदाधिकारियों ने देश के प्रधानमंत्री के नाम जिलाधिकारी के अनिस्थ्य अधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा है। ये देखिए, रविवार के दिन 1 जनवरी नव वर्ष की शुरुआत में जहां पूरा देश नव वर्ष के स्वागत में हर्षोल्लास कर रहा था, उसी समय जम्मू के राजौरी ज़िले में हिंदुओं को निशाना बनाकर आतंकियों द्वारा जो है हिंदुओं की हत्या कर दी गई। नाम पूछ कर उनकी हत्या की गई है और पूर्व में भी देखा गया है कि लगातार हिंदुओं को ही निशाना बनाया जा रहा है। नाम पूछकर, आधार कार्ड देखकर उनकी हत्याएँ कर दी जाती हैं। अगर हिंदू होता है तो मार देते हैं, समुदाय विशेष का होता है तो छोड़ देते हैं। यानी कहीं ना कहीं हिंदुओं को लेकर अभी आतंकियों की या अन्य जो संगठन है आतंकी समर्थित, उनकी कहीं पीड़ा है इस तरह की, जो हिंदुओं को टारगेट बना रहे हैं। वो हिंदुओं का उत्पीड़न लगातार करते हुए आ रहे हैं। जनवरी को राजौरी जिले में जो हिंदुओं की निरसन हत्या कर दी गई आतंकवादियों के द्वारा, उस संबंध में माननीय प्रधानमंत्री महोदय के लिए ज्ञापन दिया गया है। अब ये जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय में भेज दिया जाएगा। मांग रखी गई है जिन्होंने इस तरह के घटना को अंजाम दिया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इस तरह की ऐसी व्यवस्था की जाए, इस तरह की घटनाएं की पुनरावृत्ति न हो, इस तरह की मांग है। और वहीं हरदोई में शीतलहर के कारण कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल बंद होने के बाद अब इंटर कॉलेज में भी छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। आपको बता दें कि 7 जनवरी तक कक्षा 12 तक के सभी कॉलेज बंद रहेंगे। भीषण सर्दी और कोहरे के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त होने के चलते प्रशासन ने यह आदेश जारी कर दिए हैं। कड़ाके की सर्दी में विद्यार्थी ठिठुरन के चलते वो स्कूल जा रहे थे, जिसके चलते डीआईओ ने आदेश जारी करते हुए 7 जनवरी तक इंटर कॉलेजेस में अवकाश रखने की घोषणा की है।
और वहीं गलन भरी सर्दी और कोहरे ने अपना सितम दिखाना शुरू कर दिया है। कोहरा रेलवे की ट्रेनों के पहियों पर भी ब्रेक लगाने का काम कर रहा है। कोहरे के कारण सभी ट्रेनों पर इसका असर देखने को मिल रहा है। तो गलन भरी सर्दी यात्रियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। आगरा से गुजरने वाली लगभग 10 ट्रेनें अपने समय से घंटों देरी से चल रही हैं, तो वहीं यात्री अपनी ट्रेनों का घंटों से इंतजार कर रहे हैं, जिसके चलते यात्रियों में काफी आक्रोश भी है। यात्रियों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि ट्रेन लेट होने के चलते उन्हें परेशानी हो रही है। आगरा डिवीजन का जो सेक्शन है पलवल से लेके झांसी तक, इधर काफ़ी ज़्यादा फॉग पड़ने वाला रीजन है। इस वजह से फॉग की वजह से एक्सट्रीम कोल्ड है, फॉग है, जिस वजह से ट्रेन लेट हो रही हैं। बट हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ पे भी कवर हो सके वहाँ पे ट्रेनों को कवर करें और यात्रियों को असुविधा कम हो। इसी तरीके से आगरा कैंट है, मथुरा है और जो भी आगरा डिवीजन में आता है, लेकिन यात्रियों को बहुत ठंड के चलते बहुत बच्चे भी होते हैं, तो उसके लिए अलाव वगैरह की भी कोई व्यवस्था है आप लोगों की? अलाव की व्यवस्था सिविल प्रशासन द्वारा करी जाती है, बट रेलवे के द्वारा भी प्रयास किया जाएगा कि यात्रियों के इस परेशानी को हल किया जा सके। और वहीं राजधानी देहरादून में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाना के आह्वान पर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए मुख्यालय के एसले हॉल चौक पर बीजेपी सरकार का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की है। इस दौरान कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई और बिजली बिलों के दामों में बेहताशा बढ़ोतरी, पेट्रोल डीजल और खाने पीने की चीजों के बढ़ते दामों को लेकर धामी सरकार पर जमकर निशाना साधा और सरकार का पुरजोर विरोध भी किया है। देखिए, भाजपा सरकार का आज हम लोगों ने पुतला दहन किया है। जैसे कि आपको विगत है कि बिजली के रेट बढ़ाने के यूपीसीएल द्वारा प्रयास किया जा रहा है, और मैं आपको बताना चाहूँगा वर्ष 2022 में यूपीसीएल प्रदेश सरकार द्वारा 3 बार बिजली के रेट बढ़ाए गए हैं, और दोबारा से इन्होंने प्रस्ताव एक शासन को भेजा है जिसमें 17% बिजली के रेट बढ़ाने की इन्होंने बात कही है। और साथ ही साथ वर्ष 2023 में शुरुआत में ही इन्होंने डोमेस्टिक गैस के रेट बढ़ा दिए हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर आज हमारा विरोध प्रदर्शन है, और हमारी मांग है कि कोरोना के कार्यकाल से एक आम व्यक्ति अभी उठ नहीं पाया है, और साथ साथ महंगाई की दोहरी मार उनको मारी जा रही है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। एक समय था जब मसूरी माल रोड पर प्रतिबंधित समय में गाड़ियां खड़ी कर पैदल चलने का रिवाज था और सब लोग नगर पालिका की तरफ से जारी नियमों का पालन भी किया करते थे। लेकिन आज जैसे मसूरी में कहीं कोई नियम कानून नाम की चीज नहीं है। अब शाम 5 बजे के बाद भी मसूरी माल रोड पर बड़ी बड़ी गाड़ियां तेज गति से चलती भी साफ तौर पर नजर आती हैं, जिन्हें रोकने में नगर पालिका प्रशासन, पुलिस दोनों असमर्थ भी हैं, जिसके चलते लगातार मसूरी में मारपीट की घटनाएं भी सामने आती हैं। अभी ऐसा मसूरी में कभी इस तरीके की व्यवहार देखा नहीं गया। आज पहली बार हमारी ज़िंदगी, इतनी साल की हमारी उम्र हो गई है, हमने फर्स्ट टाइम इस तरह का कल्चर देखा है। और हमारे व्यापारी की दुकान में 15-15 गार्ड्स गन लेके घुस गए, और साथ साथ जिनको मारा वो भी हमारे व्यापारी थे। उन्होंने बड़ी शालीनता से उन्हें सिर्फ ये। और वे हल्द्वानी में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के 397वें प्रकाश उत्सव के मौके पर शहर में नगर कीर्तन ये निकाला गया, जिसमें सिख समाज ने विभिन्न झांकियों को निकालकर समाज में एकता का संदेश दिया है। नगर कीर्तन में हजारों लोग शामिल हुए हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव को और भी भव्य बनाने के लिए सिख समाज की संस्कृतियों की विशेष छटा इस नगर कीर्तन में देखने को मिली है, जहां पर पंच प्यारे, रागी जत्थे और स्कूलों की झांकियां और पंजाबी संस्कृति की लोक कला की अनोखी छटा देखने को मिली है। हमारे सिख समाज के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाशोत्सव के पर्व पर 397वें प्रकाशोत्सव पर्व पर हर वर्ष की तरह इस बार भी एक बड़ा धूमधाम से नगर कीर्तन सिख समाज द्वारा, जिसमें समाज के हर समाज का व्यक्ति शामिल है, मनाया जा रहा है। आज नगर कीर्तन है। 5 तारीख को गुरु का लंगर, अटूट लंगर जो है रामलीला ग्राउंड में बरताया जाए। अलग-अलग झांकियां किस तरह से बनाई गई? हर झांकियाँ हैं, स्कूल के बच्चे हैं, पंच प्यारे साहब है, सब्जी जत्थे हैं, पूरा वो हर वर्ष की तरह है। भरपूर पूरा उत्साह सिख समाज में, बहुत ज़्यादा उत्साह, और उसके साथ साथ अन्य समाज में भी इसको लेकर बहुत बड़ा उत्साह है समाज में। ठीक है। और वे उत्तर भारत के साथ उत्तराखंड में भी कड़कड़ाती ठंड में जनजीवन अस्त व्यस्त ये हुआ है। कड़कड़ाती ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके साथ ही मंदिरों में भगवान को ठंड से बचाने के लिए इंसानों की तरह उनको भी गर्म कपड़े पहनाए जा रहे हैं, जिससे भगवान को ठंड ना लगे। क्योंकि कहा जाता है कि मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद उसमें भगवान का वास होता है, और यही वजह है कि भक्त अपने भगवान को ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस प्रकार हम अपने यहाँ भगवान के विग्रह की स्थापना करते हैं, स्थापना करने के बाद हम उसमें शब्द जोड़ते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा की गई। जब हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो मूर्तियों में भी प्राणों का संचार होता है।
जिस प्रकार सर्दी का काल आरंभ, शीतकाल आरंभ हो चुका है और सभी हम लोग भी गर्म कपड़े डालकर बाहर आना जाना तो निरंतर इस ओर अग्रसर रहते हैं कि भगवान को भी ठंड ना लगे और गर्म वस्त्र पहनाए जाते रहें। और हम सभी से प्रार्थना करते हैं कि सभी अपने अपने मठ मंदिरों के अंदर जहां जहां भगवान के विग्रह हैं अवश्य ही वहां वो लोग गर्म वस्त्रों को भगवान को धारण कराएं। और वहीं बिजली के दामों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस का गुस्सा फूट पड़ा है। आपको बता दें कि हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है, पुतला भी दहन किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष राहुल छिंबाल ने कहा है कि राज्य सरकार ने नए साल पर जनता को महंगाई का तोहफा दिया। पहले से ही महंगाई की मार झेल रही जनता को यह सबसे बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि ऊर्जा प्रदेश में ही लोगों को महंगे दाम पर बिजली खरीदनी पड़ती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।